हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। बेटा हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर है परमाणु की संरचना। इसमें हम लोगों ने एक बात अभी तक पढ़ के रखी है और वो है थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन के परमाणु मॉडल में हमने पढ़ा हुआ है कि परमाणु जो है वह एक सूक्ष्म धनावेशित कण होता है, ठीक है। वह एक सूक्ष्म और बोल देंगे यहाँ पर ठोस भी है ना। परमाणु जो है वो सूक्ष्म ठोस धनावेशित कण है जिसके भीतर क्या होता है, ऋण आवेशित कण यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो धसे होते हैं तरबूज के बीजों की तरह। और परमाणु का जो आकार है वो लगभग 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के बराबर होता है, ठीक। ये हमको बताया था किसने, थॉमसन ने, जे थॉमसन ने, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी या इलेक्ट्रॉन की खोज उनके नाम पर है, ठीक। आज जो हम बात आपको बताने जा रहे हैं वो इसके बाद एक और मॉडल बना जिन्होंने क्या किया, थॉमसन के इस मॉडल को गलत साबित किया। क्योंकि हमने आपको बताया था कि थॉमसन के मॉडल में बहुत गलतियां हैं जिन्हें आज आधुनिक मॉडल पर हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो उन गलतियों को हटाया सबसे पहले किसने आकर, रदरफोर्ड ने। अब भाई बात आती है रदरफोर्ड की जो टीम थी, जो टीम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उनकी टीम ने क्या देखा कि जो परमाणु है ना, उनसे मिलकर सारी चीजें बनी है, ठीक। तो जैसे कोई मेटल है, मेटल यानी धातु जो है वो भी धातु के ही छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनी है। छोटे छोटे परमाणु मिलकर कण बनाते हैं और कण से मिलकर हमने पूरा वो ऑब्जेक्ट बना लिया। तो जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था, एक प्रयोग हो रहा होगा कहीं पर, तो उन्होंने देखा कि एक तरफ से जब भारी कण फेंके जा रहे हैं या भेजे जा रहे हैं धातुओं पर, तो वो धातुओं पर बिना विक्षेपित हुए सीधे चले जा रहे हैं। नई बात समझ में आ रही है। तो देखो क्या है, इसको समझने के लिए अल्फा कण के प्रकीर्णन का प्रयोग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये जो अल्फा कण के प्रकीर्णन का प्रयोग किया गया है, ये किया गया हीलियम कणों के द्वारा, ठीक है। हीलियम यानी अल्फा ही होता है। अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण जो होता है वो 4 द्रव्यमान रखता है प्रोटॉन के बराबर और आवेश रखता है 2 प्रोटॉन के बराबर, ठीक है। यानी एक प्रोटॉन के द्रव्यमान का ये 4 गुना होता है और प्रोटॉन के ही आवेश का ये 2 गुना आवेश भी रखता है। तो ये जो अल्फा कण है ये निकलते हैं रेडियो एक्टिव तत्व से। किससे निकलते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व से। बताया ना, रेडियो एक्टिव तत्व से अल्फा और बीटा कण निकलते हैं और गामा किरणें निकलती हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक प्रयोग किया। उस प्रयोग में उन्होंने क्या किया, इस तरह से एक बहुत पतली, मतलब बहुत पतली का मतलब ये कि जितनी आप पतली सोच सकते हैं उतनी, उससे भी ज्यादा पतली है ना पन्नी होती है ना, इसे भी वही बोलते हैं, स्वर्ण पत्र बोला उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया, एक स्वर्ण पत्र की इस तरह से पत्र बनाया बहुत बड़ा ऐसे, उसको सामने रखा, ठीक है। और उसके सामने इस तरफ उन्होंने जिंक की क्या लगा दी, एक जिंक की इस तरह से प्लेट लगा दी। जिंक की प्लेट क्यों लगाई भाई, जिंक की प्लेट इसलिए लगाई कि इस पर जब आवेश पड़ेगा तो वो उस जगह पर अपना एक स्पॉट छोड़ देगा, अपना एक निशान छोड़ देगा। अब ऐसी क्या जरूरत पड़ रही थी कि सामने जिंक प्लेट लगानी पड़ गई ना, स्पॉट क्यों जरूरत हमें पड़ने वाली। तो देखो हम बता रहे हैं, यहाँ पर रखा उन्होंने पोलोनियम, ठीक है। पोलोनियम क्या होता है, एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है, ठीक। और इस रेडियो एक्टिव तत्व से उन्होंने अल्फा कणों का अल्फा कणों को बाहर निकाला। ये अल्फा कण, ये अल्फा कण, ठीक है। +2e लिखता हूं। +2e लिखने का मतलब ये हो जाता है कि ये 2 गुना धनावेश है। तो बात कर रहे थे ये अल्फा कण। अल्फा कण क्या होते हैं, पूरे धनावेशित कण होते हैं। हमने बताया था कि इनका जो आवेश होता है वो 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है और इनका द्रव्यमान 4 द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। अब क्या होता है, इसे हीलियम का नाभिक भी कहते हैं। अब होता क्या है, देखो थॉमसन के अनुसार जो बात थी वो ये था कि परमाणु जो है वो ठोस धनावेशित कण है, ठीक है। परमाणु तो ठोस है, यानी अगर ये हमने माना कि स्वर्ण पत्र है यानी सोने से बना हुआ एक बहुत पतली फिल्म है, तो इस फिल्म में इस तरह से जो होंगे वो परमाणु ऐसे पूरे में परमाणु होंगे, ठीक। तो मान लिया हमने कि ये 3 मेजर परमाणु आपको नजर आ रहे, ठीक। वैसे इतने बड़े नहीं होते, बहुत छोटे होते हैं ना, ठीक है। अब ये परमाणु है। अब हमने क्या किया, इन पर इससे पोलोनियम से रेडियो एक्टिव तत्व से निकलने वाले अल्फा कणों की बमबारी कर दी, ठीक। तो यहाँ से जब एक अल्फा कण निकलेगा और निकल कर मान लो इसके यहाँ से जा रहा है और इस पार्टिकल से गया, तो क्या वो कहीं धन
टकराएगा। यानी वो इधर कहीं अगर धनावेश से नहीं, भाई चूंकि परमाणु कैसा है, पूरा पॉजिटिव है, पूरा धनावेश है, ठीक है। और हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके हैं कि धन आवेश हमेशा धन आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। धन आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। यहाँ पर भी वो बात होनी चाहिए। अब यहाँ से जो अल्फा कणों को फेंका गया, जो भेजा गया, जिनकी बम्बार्डिंग कराई गई, उनको क्या किया गया, उनको ऐसा किया गया कि उन पर बहुत अधिक एनर्जी दी गई, उनको बहुत ज़्यादा ऊर्जा दी गई। और ये क्या हुए, इस ऊर्जा को लेकर जब जा रहे थे तो ये गए और इन्होंने अगर कोई ऐसा स्थान मिल गया जहाँ पर प्लस और प्लस आवेश का मान कम है या इनका प्रतिकर्षण कम है, तो ये क्या होंगे, यहाँ से निकलेंगे और जाकर सीधे इस प्लेट पर टकरा जाएंगे। ठीक, तो एक एक्सपेरिमेंट, मतलब पहली बार हमने ये देखा जब ये प्रयोग किया, तो इस प्रयोग में हमने ये देखा कि जो भी ये अल्फा कण जा रहे थे, जब वो इस प्लेट के किसी एक भाग से निकल रहे हैं तो बिना प्रतिकर्षित हुए चले गए। अगर भैया ये बिना प्रतिकर्षित हुए चले गए तो मतलब वो भाग जो है वो कैसा होगा, खोखला, जैसा होगा खोखला। यानी पहली बात तो ये आ गई इनके प्रयोग के अनुसार कि परमाणु का अधिकतम भाग जो है वो कैसा है, खोखला है। कैसा है, खोखला है। ठीक, दूसरी बात ये कि हो सकता है कि ये वाला जो आप अल्फा पार्टिकल इस पर भेज रहे हो, ये इस पर जा रहा हो और इस तरह से पढ़ने के बाद क्या हो जाए, यहाँ पर पढ़े और पढ़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाए। रिफ्लेक्ट होना तो समझ में आता है कि हल्का सा किनारे आया होगा, ठीक है। जब किनारे आया होगा, इसके धनावेश और इसके धनावेश की वजह से इन दोनों के बीच में बहुत अधिक स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी और उस स्थितिज ऊर्जा के कारण ये प्रतिकर्षित होंगे और यहाँ कहीं ये चमक उत्पन्न। ठीक है, दो बातें समझ में आ गई। पहली बात ये समझ में आ गई कि अगर ये अल्फा कण इस प्लेट के किसी खोखले भाग से होकर गुजरा होगा तो बिना प्रतिकर्षित वो बिल्कुल सीधे जा रहा है। दूसरा पार्ट ये था, दूसरा पॉइंट ये था कि अगर ये इसके इस ठोस भाग से के थोड़ा सा कहीं ऊपर या नीचे से होकर जाएगा तो ये क्या होगा, प्रतिकर्षित हो जाएगा। ठीक है, तीसरी एक बात और है, वो ध्यान से देखो। मान लिया हमने यहाँ से एक और अल्फा कण निकाला और वो अल्फा कण जाकर सीधे इससे मिल गया, यानी सीधे चला गया। तो अगर भैया ये सीधे जा रहा है तो ये कह सकते हैं कि ये अधिकतम कोण पर, यानी 90 डिग्री से ज्यादा के कोण पर ये क्या होगा, प्रतिकर्षित हो जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि यहाँ से जो गया वो प्लस का 2e और यहाँ पर मान लिया Ze आवेश है। कितना आवेश है, Ze। Z मतलब उस तत्व का परमाणु क्रमांक और E मतलब एक प्रोटॉन का आवेश। तो कुल आवेश कितना हो गया, Ze हो गया। जैसे जैसे इसके पास जा रहा था इसकी गतिज ऊर्जा धीरे धीरे क्या होती जा रही थी, कम। अगर गतिज ऊर्जा कम हो रही थी तो ये किसमें वृद्धि कर रहा होगा, स्थितिज ऊर्जा में। किसमें वृद्धि करेगा, स्थितिज ऊर्जा में। तो एक निकटतम बिंदु तक, यहाँ मान लो यहाँ तक पहुंचने के बाद इन दोनों के बीच की जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी इसकी गतिज ऊर्जा से बहुत ज्यादा हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी और स्थितिज ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब इतनी ज्यादा स्थितिज ऊर्जा होने के बाद क्या होगा, इतनी ज्यादा स्थितिज ऊर्जा के होने के बाद ये होगा कि ये जिस वेग से उस तरफ जा रहा था उसी वेग से लगभग उसके विपरीत क्या होगा, प्रतिकर्षित होने लगेगा। अगर भैया ये इस तरह से प्रतिकर्षित होने लगेगा तो इसका मतलब ये है कि ये परमाणु के भीतर भी कोई छोटा सा भाग है, धनावेशित भाग है, जहां से ये कण टकराकर या उसके समीप पहुंचकर क्या हो रहा है, प्रतिकर्षित हो रहा है। तो रदरफोर्ड ने बताया भैया वो जो छोटा सा धनावेशित भाग है वो इस परमाणु का क्या है, नाभिक है। क्या है इस परमाणु का, नाभिक है। तो ये तीसरी बात समझ में आ गई कि परमाणु के भीतर एक सूक्ष्म धनावेशित भाग होता है जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं। इसके बाद कुछ बातें निकलकर और सामने आ गई। जैसे सबसे पहली बात समझ में आ गई कि परमाणु की जो कोटि होती है वो होती है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, परमाणु की जो कोटि होती है वो होती है 10⁻⁻10 मीटर, जबकि नाभिक की जो कोटि होती है वो होती है 10⁻⁻15 मीटर। यानी नाभिक के आकार की जब हम बात कर रहे थे तो नाभिक के आकार यानी नाभिक का जो आकार है उसकी कोटि जो होगी वो होगी लगभग 10⁻15 मीटर, जबकि परमाणु की जो कोटि है वो होती है 10⁻10 मीटर। ठीक है, इसके बाद कुछ और तथ्य हैं जो
रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र पर क्या किया था, अल्फा कणों की बमबारी कराई थी, जिसके बाद उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले और उन्हीं निष्कर्षों के आधार पर उन्होंने लगभग 1911 ईस्वी में क्या किया कि अपना एक मॉडल प्रस्तुत कर दिया। इस मॉडल के अनुसार उन्होंने बताया कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान, समस्त मतलब जितना भी द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर, ठीक है, वो उसके नाभिक में स्थित होता है, नाभिक में स्थित होता है। ये जितना भी द्रव्यमान है वो परमाणु के नाभिक में स्थित है और नाभिक में केवल धन आवेश पाया जाता है, इस पर ऋण आवेश नहीं पाया जाता है। ठीक, बात समझ में आ गई? ठीक है, यानी जो नाभिक हुआ वो कैसा हुआ, धनावेशित हुआ। ठीक है, इस नाभिक की जो कोटि होती है, जो त्रिज्या होती है, वो होती है 10 की घात -15 मीटर, के जो मैंने पहले बताया था। ठीक है, और इस नाभिक के बाहर एक 10 की घात -10 मीटर, ये 10 की घात -10 मीटर की त्रिज्या का एक खोखला गोला है, जिस गोले पर ऋण आवेशित कण यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। बात समझ में आ गई? परमाणु मॉडल है रदरफोर्ड का, एक बार बहुत तेजी से पढ़ लेते हैं कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान एक 10 की घात -15 मीटर त्रिज्या के ठोस भाग में केंद्रित होता है, ठीक है, जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं। इस नाभिक में परमाणु का समस्त धन आवेश उपस्थित रहता है। इसके बाहर लगभग 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या का एक खोखला गोला होता है। उस खोखले गोले पर परमाणु का समस्त ऋण आवेश यानी इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं। बात समझ में आ गई? अब इन ऋण आवेशों का कुल मान उतना ही होता है जितना नाभिक के अंदर उपस्थित धन आवेशों का कुल मान होता है या परिमाण होता है। ठीक, इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्थिर नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लगातार इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, ये किसने बताया? ये हमको बातें बताई रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में। बात समझ में आ गई? ये सारे आपको नोट्स मिलेंगे, अभी आपको अच्छे से समझाया जा रहा है, बहुत ध्यान समझ लेने। ठीक है, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि परमाणु का समस्त धन आवेश इसके केंद्र पर स्थित होता है, जिसकी त्रिज्या 10 की घात -15 मीटर स्थित होती है और इसे ही नाभिक कहते हैं। ठीक है, इसके बाहर एक 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या का खोखला गोला होता है, जिस पर समस्त ऋण आवेशित कण यानी इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं। ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉनों का जितना भी ऋण आवेश होता है वो नाभिक के भीतर उपस्थित धन आवेशों की क्या होता है, समान होता है। इसी कारण हम कहते हैं कि ये परमाणु कैसा है, उदासीन है। ठीक है, और बताया इसके बाद कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक, ये बात हमको किसने बताई? रदरफोर्ड ने बताई अपने परमाणु मॉडल में। क्लियर है? अच्छी तरह से समझना है। ठीक, इसके बाद बात ये आती है कि ये इलेक्ट्रॉन लगातार यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं, तो इनको एनर्जी कहाँ से मिल रही, इनको ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? ठीक है, तो भैया इनको ऊर्जा मिलेगी इन इलेक्ट्रॉनों के ऋण आवेश से और इसके धन आवेश से। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल लगेगा, वैद्युत आकर्षण बल, उसके कारण इनके बीच में अभिकेंद्र बल उत्पन्न हो जाता है और उस अभिकेंद्र बल के कारण ये इलेक्ट्रॉन लगातार क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऐसा उन्होंने अपने उसमें मत में कहा। बाद में कुछ और वैज्ञानिक आया, उन्होंने कहा नहीं भाई ये तो मत गलत है आपका। क्यों गलत है? क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन लगातार यहाँ इससे इलेक्ट्रॉन और ये नाभिक के बीच में जो वैद्युत आकर्षण बल है इसकी ऊर्जा से अगर घूम रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर जो अभिकेंद्र बल लग रहा है उस बल से ऊर्जा उत्पन्न होगी, है ना, घर्षण होगा कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा, फ्रिक्शन हो रहा होगा, जो जिसके कारण क्या होगा, यहाँ से कुछ ऊष्मा उत्पन्न होनी चाहिए।
की अवस्था में पाया जा रहा है। फिर क्या हुआ, फिर इसके बाद हालांकि बोहर आए जिन्होंने आज हम जो मॉडल यूज कर रहे हैं वो मॉडल उन्होंने दिया, लेकिन ये नहीं माना गया, है ना। इसे क्या किया गया, कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल क्यों किया गया, ठीक है, उसकी दो बातें थी। पहला जो बात है वो है परमाणु के स्थायित्व के बारे में, जो अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। अगर भाई चक्रण कर रहा है यानी लगातार घूर्णन गति कर रहा है, वृत्ति गति कर रहा है, और वृत्ति गति करने के दौरान उसकी ऊर्जा में कुछ ना कुछ ह्रास होगा, और जब ऊर्जा में ह्रास होगा तो धीरे धीरे इसकी कक्षाएं क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, और एक समय पे आकर कहाँ पर गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा। जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये जो मॉडल है वो मॉडल इस पर आ नहीं रहा है। दूसरी बात एक और आई, वो थोड़े से आगे की बात है कि अगर कोई ऊर्जा को उत्सर्जन करता है, ठीक है, अगर कोई ऊर्जा को उत्सर्जन करता है तो उससे स्पेक्ट्रम उत्पन्न होते हैं। स्पेक्ट्रम मतलब चमक उत्पन्न होती है एक प्रकार से। तो यहाँ पर यानी अगर ये इस कक्षा से ऊर्जा को उत्सर्जन करता हुआ, इतनी दूरी से ऊर्जा को उत्सर्जन करता हुआ घूमते ये यहाँ तक नीचे आएगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ ऊर्जा की हानि हो रही होगी। तो जो ऊर्जा की हानि हो रही है वो कहाँ जा रही है, स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या इनके मॉडल से नहीं की जा सकी। ये हमको व्याख्या कहाँ से करके बताई जानी है, ये व्याख्या हमें अच्छी तरह से बताई जाएगी बोहर के परमाणु मॉडल, ठीक है। तो इन दो बातों पे आने के बाद पता चलता है कि ये जो मॉडल है रदरफोर्ड का, ये परमाणु मॉडल आज हम यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनमें हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं दी गई। और बोहर का जो परमाणु मॉडल था वो बनकर हमारे सामने तब आया जब न्यूट्रॉन की खोज हो गई, ठीक है। यानी इनके परमाणु मॉडल पे आने के बाद हमको ये पता चल गया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो पाए जाते हैं वो नाभिक के अंदर नहीं पाए जाते हैं, वो नाभिक के बाहर पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन अपनी स्थान पर नहीं रुके रहते हैं, ये क्या करते रहते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इन्होंने परमाणु का आकार निश्चित कर दिया कि ये 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या की कोटि का होता है। इन्होंने नाभिक का आकार हमको बता दिया कि नाभिक का जो आकार है वो 10 की घात -15 मीटर की कोटि का होता है। इन्होंने हमको ये भी बता दिया कि परमाणु के भीतर जो होता है वो धन आवेश ऋण आवेश के बराबर होता है, और नाभिक के अंदर केवल धन आवेश पाया जाता है। इतनी सारी बातें हमको रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पता चली। इसके बाद आता है बोहर का परमाणु मॉडल, ध्यान से पढ़ते हैं। हाँ, तो बात कर रहे थे अभी तक रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की। तो उसमें हमने आपको बताया था कि रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल को जो प्रस्तुत किया था उसमें कुछ कमियां थी। उन कमियों को दूर किया प्रोफेसर नील बोहर ने। प्रोफेसर नील बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया, और दूर करने में सहयोग लिया प्लांक के क्वांटम सिद्धांत, यानी प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करके उन्होंने इनकी कमियों को दूर किया। इनके थर्ड पॉइंट पे वो क्वांटम सिद्धांत हमें समझ में आ जाएगा कैसे यूज किया, ठीक है। फिलहाल आपको बताते हैं। पहला पॉइंट उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन, जैसे कि रदरफोर्ड ने बताया था, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं लेकिन कोई स्थायी कक्षा नहीं थी, ठीक है। रदरफोर्ड नील बोहर ने हमको ये बताया कि सारी बातें उनकी सही है। जो नाभिक होता है वो परमाणु के बीच में होता है, नाभिक पर समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है, यानी परमाणु का जितना भी द्रव्यमान है वो नाभिक पर माना जाता है, जितना नाभिक का द्रव्यमान वही उस परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है। इसके बाद उन्होंने बताया कि इसके बाहर क्या होती हैं, इस तरह से कक्षाएं होती हैं। ये किसने बताया, ये हमको बताया नील बोहर ने, यानी प्रोफेसर नील बोहर ने हमको ये बताया। पहला पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं अनुमत कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणक होता है। कोणीय संवेग यानी इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगा रहा होगा तो उसमें उनके लिए होगा कोणीय संवेग। तो अगर पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उसके लिए उनका कोणीय संवेग होगा h/2π। दूसरी कक्षा में लगाएगा तो 2h/2π, तीसरी कक्षा में लगाएगा तो 3h/2π। इसी प्रकार से अगर nवीं कक्षा में चक्कर लगाएगा तो nh/2π उसके पास कोणीय संवेग होगा। यानी इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं अनुमत कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है
गए। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि अपनी स्थायी कक्षा में घूमते हुए, अपनी स्थायी कक्षा का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी इस कक्षा में, पहली हमारे पास इस पहली कक्षा में घूम रहा है, तो वो किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। जैसे हम बता रहे थे ना कि अगर भाई और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसी में चक्कर लगा रहा है तो धीरे 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 ऊर्जा खत्म होगी और खत्म होते होते उसका चक्कर, ये जो कक्षा है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, तो समय वो आकर कहाँ गिरना चाहिए, नाभिक में। तो ऐसा नहीं होता है। ये किसने बताया, बोहर ने में क्या बताया कि अपनी स्थायी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन किसी भी प्रकार की ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन नहीं करता है। यानी अगर वो अपनी कक्षा में घूम रहा है तो उसके पास जो ऊर्जा थी वो पूरी ऊर्जा बनी रहेगी, उससे किसी भी प्रकार की ऊर्जा की हानि नहीं होगी। और अगर हानि नहीं होगी तो वो लगातार अपनी ही कक्षा में क्या करेगा, चक्कर लगाता रहेगा। ठीक है, दो बातें क्लियर हो गई। पहली बात, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं अनुमत कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जिनमें उनका कोणीय संवेग जो होगा वो क्या हो, NH/2π के बराबर हो। दूसरी बात ये थी कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं, अपनी स्थायी कक्षा में घूमते हुए किसी भी प्रकार की ऊर्जा का क्या करते हैं, उत्सर्जन नहीं करते हैं, जिसके कारण उनकी ऊर्जा स्थायी रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, यानी अगर मान लेते हैं कि ये वाले इलेक्ट्रॉन के पास E1 ऊर्जा है तो ये हमेशा E1 ऊर्जा ही लेके रहेगा, क्योंकि इससे किसी प्रकार की ऊर्जा उत्सर्जन नहीं हो सकता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, तीसरा जो पॉइंट था, इस पॉइंट पर प्लांक की मदद ली गई। प्लांक के एक्सपेरिमेंट में क्या बात की, मान लिया हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है, और हमने क्या किया, इसको बाहर से किसी भी प्रकार से विकिरण ऊर्जा दे दी। अब भाई कम नहीं हो सकती है लेकिन ले तो सकता है, तो इसको बाहर से किसी भी प्रकार से विकिरण ऊर्जा दी गई। अब जब इसको ऊर्जा मिल जाएगी तो इसके पास ऊर्जा एक्सेस हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। जब इसके पास ऊर्जा अधिक हो गई तो ये क्या करेगा, उस ऊर्जा को पहले तो लेगा, ग्रहण करेगा, और ग्रहण करने के बाद क्या होगा, उत्तेजित हो जाएगा। और उत्तेजित होकर ये अपनी वो पुरानी कक्षा छोड़कर अपने से ऊपर वाली कक्षा में चला जाएगा। मान लीजिए पहले इसके पास क्या ऊर्जा थी, E1, इसको थोड़ी और ऊर्जा मिल गई तो कुल ऊर्जा क्या हो गई, E2, क्या हो गई, E2। ठीक है, अब ये थोड़ी सी ऊर्जा लेकर यहाँ से कहाँ उत्तेजित हो गया, और उत्तेजित होकर कहाँ पहुँच गया, उस लेवल तक की ऊर्जा वाले कक्षा में पहुँच गया। मान लीजिए इस कक्षा का जो लेवल है वो E2 ऊर्जा का है और इस कक्षा का जो लेवल है वो E1 ऊर्जा का है। तो इसने क्या किया, E1 पहले जो कम ऊर्जा थी, इस ऊर्जा को रखे अपने पास, और जब बाहर से ऊर्जा मिल गई तो इसके पास कुल मिलके E2 हो गया। पूरी ऊर्जा लेकर वो दूसरे फ्लोर पे पहुंच गया, तीसरे फ्लोर पे पहुंच गया। वहां पर ये केवल 10⁻⁸ सेकेंड तक रुकता है। ये अपनी इस कक्षा में कहीं पर भी जाएगा, जिस कक्षा में जाएगा उस कक्षा का टाइम फिक्स है, ये केवल 10⁻⁸ सेकेंड तक रुकता है, और रुकने के बाद अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करते हुए अपनी पुरानी कक्षा में वापस आ जाएगा। ठीक, यानी ये भी कहाँ पर है, मान लीजिए E2 कक्षा में है, धीरे धीरे ये ऊर्जा उत्सर्जित करेगा और अपनी पुरानी कक्षा में वापस आ जाएगा। ठीक है, ये जो E1 कक्षा में जो इसके पास ऊर्जा थी, ये इसकी पुरानी ऊर्जा थी, ये कभी खर्च नहीं होगी, यानी ये वापस E1 पे आकर क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो बातें थोड़ी सी समझ में आ गई। ठीक है, इस बात को ये बात ऐसे बताया जाता है कि अगर हमने किसी भी प्रकार से विकिरण से, ठीक है, तापायनिक ऊर्जा हमने क्या की, इसे गर्म कर दिया, किसी भी प्रकार से अगर हमने परमाणु को ऊर्जा दी तो वो ऊर्जा सबसे पहले उसके किसी एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा ले ली जाती है, और वो इलेक्ट्रॉन वो ऊर्जा लेकर क्या होता है, उत्तेजित हो जाता है, और उत्तेजित होकर किसी ऊंची कक्षा में पहुंच जाता है, जहां वो केवल 10⁻⁸ सेकेंड तक रुकता है। रुकने के बाद अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करते हुए अपनी पुरानी कक्षा में लौट आता है। अब यहाँ पर दो बातें आती हैं कि इसको E1 कक्षा से E2 कक्षा तक पहुँचाने के लिए हमने जो ऊर्जा दी थी वो कितनी थी। तो E1 से E2 तक पहुँचाने के लिए हमने जो ऊर्जा दी थी वो थी हमारे पास hd। कितनी थी, hd। मान लो आपके पास इन दोनों कक्षाओं की ऊर्जाएं पता है, कहता है यहाँ पर रहेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ पर रहेगा तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आएगा तो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा चाहिए। तो अब हमें पता चल गया भाई 10 से 20 में जा रहा है, मतलब इसे कितनी ऊर्जा दी गई होगी, 10, है ना। तो इसको हमने कैसे प्राप्त किया, इसको हम प्राप्त करेंगे
यानी E2 माइनस E1 इक्वल क्या आएगा hν। ठीक है, hν क्या है? hν वो विकिरण ऊर्जा है जो इसको विकिरण के द्वारा दी गई, यानी hν वो ऊर्जा है जो इसे विकिरण के द्वारा दी गई। और न्यू क्या है? उस ऊर्जा की आवृत्ति है। न्यू क्या है? उस ऊर्जा की आवृत्ति है। बात समझ में आ रही है? अथवा करके आप यहाँ पर लिख सकते हो, मान लिया आपको नहीं पता है न्यू, तो आप hc/λ भी लगा सकते हो, और ये भी किसके बराबर है? E2 माइनस E1 के, यानी डेल्टा E इक्वल किसके बराबर हो गया? hc/λ के, यानी लैम्डा बराबर हम क्या लिख सकते हैं? hc/ΔE। बेटा ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत काम आने वाला है आपको। लगभग 40 से 50% न्यूमेरिकल आपको केवल इस फॉर्मूले के संदर्भ में लगाए जा सकते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ पर हमने ये क्या प्राप्त किया? लैम्डा। लैम्डा क्या है? लैम्डा वो है जो ऊर्जा हमने दी थी, उस ऊर्जा की तरंग दैर्ध्य। लैम्डा क्या है? जो ऊर्जा हमने इसको दी थी उस ऊर्जा की क्या है? ये तरंग दैर्ध्य, यानी लैम्डा इक्वल टू hc/ΔE लगाएंगे। अगर यहाँ से निकालेंगे तो हम न्यू इज इक्वल टू ΔE अपॉन में क्या लगा देंगे? h लगा देंगे। इसका यूज बहुत कम करने को मिलेगा, लेकिन इसका यूज आपको बहुत ज्यादा करने को मिलेगा। बात समझ में आ गई? तो हमने आज 3 बातें पढ़ी। पहला हमने पढ़ा अल्फा कण के प्रकीर्णन का प्रयोग, दूसरा हमने पढ़ा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और तीसरा हमने पढ़ा बोहर का परमाणु मॉडल। अगली क्लास में आपको हम बहुत ज़्यादा पढ़ाने वाले हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ये है कि एक डेरिवेशन होगा, उसमें हम लोग कई चीज़ें फाइंड करेंगे। जैसे जो इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के चारों ओर चक्कर लगा, इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, उसकी त्रिज्या का आकलन कैसे किया जाएगा, यानी उसकी कक्षा की त्रिज्या का आकलन कैसे किया जाएगा। दूसरा हम लोग इसमें फाइंड करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में मूव कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, उनका वेग हम कैसे प्राप्त करेंगे। तीसरा प्राप्त करेंगे कि अगर ये किसी स्पेशल कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो उस कक्षा में कितनी ऊर्जा होने वाली है, या कितनी ऊर्जा लेकर वो उस कक्षा में चक्कर लगा रहा है। और चौथी बात हम इसमें ये ज्ञात करेंगे कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, अपनी इस कक्षा में है, तो कितनी ऊर्जा दे दी जाए कि ऊपर वाली कक्षा में पहुँच जाए। बात समझ में आ गई? तो ये 4 पॉइंट हम एक ही डेरिवेशन में पढ़ेंगे। लंबा डेरिवेशन है, इसलिए उस दिन आप पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप उसे कॉपी भी कीजिएगा। ठीक है? स्टार्ट कर रहे हैं। आज का चैप्टर जैसा हमारा चल रहा है तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत और प्रक्रम। लास्ट नंबर ये आपका लास्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट हो चुका था, आपने जाना उस टॉपिक में अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में कि क्या कुछ होगा इस चैप्टर में। आपको पढ़ना है कैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन अराइज होंगे, और मेनली जैसे धातुकर्म की बात होती है, धातुकर्म में कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, ये जो मेटल्स हमें इतना इजी लगता है कि बस आपने पैसा देना है कहीं भी और आपको परचेज कर लेना होता है, चाहे वो आप गोल्ड ले रहे हो, प्लैटिनम ले रहे हो, सिल्वर ले रहे हो, आयरन ले रहे हो, कुछ भी, मतलब कोई भी मेटल आप या मेटल का सामान, कोई धातु या धातु का सामान आप परचेज करते हो, बड़ा ईजी है। आपको पैसा खर्चा करना होता है, मार्केट में अवेलेबल है, आप उसे परचेज कर लेते, खरीद लेते हैं, बट इतना ईजी होता नहीं है। जब आप साइंटिफिक वे में जाते हैं तो आप जानते हैं, समझते हैं इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें कि हमें धातु में कैसे कठिनाइयों से, कौन कौन से प्रोसेस से प्राप्त होती हैं, क्या वो प्रोसेस हैं, कैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन अराइज होंगे, धातु में क्या है, अधातु में क्या है, अयस्क क्या है, खनिज क्या है, इन सब चीजों के बारे में आपने जाना था पिछली क्लास में। स्टार्ट कर रहे हैं पिछली क्लास का एक छोटा सा सेंटेंस, वहां से एक छोटा सा टॉपिक वहां से स्टार्ट करेंगे, उसे लेंगे जो कि आपका लास्ट टॉपिक था एग्जैक्टली, अयस्क और खनिज में अंतर। क्या होते हैं अयस्क, क्या होते हैं खनिज, वहां से करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कोर और मीन? खैर अयस्क क्या होते हैं और खनिज क्या होते हैं, हमने आपसे बताया था कि धातु में पृथ्वी से हमें या अर्धक्रस्ट की बात करते हैं, ऊपर पट्टी से धातुएं हमें जिस रूप में प्राप्त होती हैं वो कहलाता है खनिज। और फिर अयस्क के लिए आपसे बात कही गई कि ऐसे खनिज जिनसे धातुएं कम खर्च में आसानी से प्राप्त होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं क्या? अयस्क। ओके, पॉइंट क्लियर ना? खनिज क्या है? मेटल हमें जिस रूप में पृथ्वी से मिल रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा? खनिज कहलाएगा। अयस्क क्या होगा? अयस्क कुछ विशिष्ट प्रकार के खनिज होते हैं, ऐसे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण
इज अ पॉइंट। और फिर हम बात करते हैं, वहां पर हमने आपसे कहा भी था, बताया भी था कि खनिज अयस्क की सबस्पेसिएशन से जो बात थी वो बात ये थी कि सारे जो अयस्क हैं वो खनिज होते हैं, लेकिन सारे खनिज अयस्क होंगे ऐसा जरूरी नहीं। ओके ना? तो पॉइंट आपका क्या निकल के आ रहा है कि सारे अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सारे खनिज अयस्क होते हैं, ये बात गलत है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, बोर्ड पर काफी सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, आज हमें जिन पर डिस्कशन करना है इन सब चीजों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देखोगे कुछ प्रमुख अयस्क, हालांकि आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, नोट्स में मिल जाएंगे, बहुत सारे अयस्क मिलेंगे। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक जो मोस्ट प्रॉब्लम आते रहे हैं, पूछे जाते रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, उनका डिस्कशन हम लोग करेंगे। चलिए देख लेते हैं प्रमुख अयस्क आपको लिखकर के दिए गए हैं, लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अयस्कों का जो वर्गीकरण किया गया है वो वर्गीकरण किया गया है उनके नेचर के हिसाब पर, और कंपाउंड कैसा है। इट मीन जैसे आप यहाँ पर टेबल में देखोगे बहुत सारे मिक्स ऑफ कंपाउंड दिख रहे हैं, तो अयस्क जो है उनका वर्गीकरण किया गया है। ऑक्साइड अयस्क होते हैं, कुछ हैलाइड अयस्क होते हैं, कुछ सल्फाइड अयस्क होते हैं, कुछ सल्फेट होते हैं, कुछ कार्बोनेट होते हैं। तो अलग अलग अयस्कों का वर्गीकरण किया गया है। ऑक्साइड अयस्क अलग, और आपके सल्फाइड अलग, हैलाइड अलग, सल्फेट अलग। ठीक है ना? जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे, तो जैसे इसमें सल्फर मिल रहा है, कॉपर के साथ में धातु में कॉपर और आयरन, दो मेटल है ना, मेटल के साथ में सल्फर, उसको हम बोलेंगे सल्फाइड अयस्क। अभी आप देखोगे नेक्स्ट इसमें मेटल के साथ में क्या है, ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो गया, ऑक्साइड। ऐसे ही आप देखोगे जैसे ये इसमें क्या है, मेटल के साथ में कार्बोनेट, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बोनेट अयस्क। इस तरीके से सारे अयस्कों का अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। बट हम लोगों को वर्गीकरण से ज्यादा ये जानना जरूरी है, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऐसे कराई होगा कि कॉपर के दो अयस्क लिखिए, नाम लिखिए, फॉर्मूला। सिल्वर के दो अयस्क लिखिए, नाम लिखिए, फॉर्मूला। जिंक के दो अयस्क लिखिए, अयस्कों के नाम पता होने चाहिए, उनका सूत्र पता होना चाहिए, ये जरूरी है। तो कुछ स्पेशल मैंने आपको दे दिए हैं नाम से। कॉपर के लिए आपने लिखा हुआ है CuFeS2, मोस्ट प्रॉपर जो यूज होने वाला कॉपर का अयस्क है वो CuFeS2 कॉपर पायराइड। अब सूत्र क्या है, CuFeS2 कॉपर पायराइड। एग्जैक्टली आपको Cu2S कॉपर ग्लांस बोलते हैं, कॉपर सल्फाइड बोलते हैं, कॉपर ग्लांस है। नेक्स्ट के बाद में Cu2O क्यूप्राइड है, नेक्स्ट के बाद में मैलेकाइट है, CuCO3.CH का होल ट्वाइड हाइड्रोक्सी कॉपर कार्बोनेट है आपका ये, तो ये आपका कौन सा है, मैलेकाइट है। एग्जैक्टली नेक्स्ट अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में आपको बहुत सारे अयस्क लेकर के दिए गए हैं, जिनमें वेरी फर्स्ट आपको जो मिल रहा है सबसे पहले वो है एल्यूमिना, Al2O3 होता है। एग्जैक्टली .2H2O के साथ में आपको जो अगला अयस्क लिखा हुआ दिख रहा है बेटा, उसका नाम होता है बॉक्साइट। दिस इज द इंपॉर्टेंट चीज, मेन आपका यही है चीफ। आपको बिल्कुल जो की बात करते हैं मेन अयस्क है आपका एल्यूमिनियम का बॉक्साइट है। उसके बाद में Na3Al6 इंपॉर्टेंट है, इसका नाम होता है क्रायोलाइट। क्या नाम होता है, क्रायोलाइट। ओके, तो क्रायोलाइट जो अयस्क है उसका है एल्यूमिनियम का Na3Al6 क्रायोलाइट। नेक्स्ट आपको जो अगला कंपाउंड मिल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, यहाँ पे जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये अयस्क आपका माइका बोलते हैं, या हिंदी में बोलते हैं अभ्रक। क्या बोलते हैं, अभ्रक। ओके, और क्यों इंपॉर्टेंट है, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। सबसे ज्यादा निर्यात अगर भारत किसी चीज का करता है तो वो माइका का करता है, अभ्रक का निर्यात हम लोग अदर कंट्रीज में देखते हैं ना। दूसरी कंट्रीज में हमारे यहाँ सबसे ज्यादा अगर कोई खनिज या ऐसा जा तो कौन सा है, वो माइका है, अभ्रक। और सबसे ज्यादा ये आपको मिलता है बिहार साइड में, बिहार झारखंड में, वहाँ पर की खदानें माइंस हैं, वहाँ से मिलता है। तो नेक्स्ट इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, आयरन के कुछ अयस्क के बारे में जानेंगे। तो आयरन के कुछ अयस्क आपको लिख कर दिए हैं, Fe2O3 हेमेटाइट है। नेक्स्ट उसके बाद में आपका मैग्नेटाइट है, Fe04। नेक्स्ट उसके बाद में आपको दिख रहा है FeS2 आयरन ग्लांस है आपका, एग्जैक्टली सिलिकाइट है, FeCO3। नेक्स्ट आप देखोगे तो आपको मिल रहा है ZnS, जिंक के अयस्कों की बात कर रहे हैं। ZnS को आप जिंक ग्लांस बोलते हैं, जिंक सल्फाइड बोलते हैं। अच्छा, सल्फाइड अयस्कों के लिए हम मोस्टली जो वर्ड यूज कर लेते हैं वो हमारा होता है ग्लांस। सल्फाइड तो है ये जिंक सल्फाइड या जिंक ग्लांस। ओके, एग्जैक्टली आपको देखेंगे नेक्स्ट आपको ZnO मिल रहा है, तो बोलते हैं जिंक काइट। क्या बोलते हैं, जिंक काइट बोलते हैं। लास्ट से आपको ZnSO3 के साथ आपको नाम बताया जाता है, इसका नाम होता है, इसका नाम कैरामीन होता है, कैरामीन इसको बोलते हैं लोग। ऐसे ही सिल्वर के अयस्क होते हैं, Ag2S सिल्वर ग्लांस, Ag2O सिल्वर ऑक्साइड एंड AgCl हॉट सिल्वर, और बहुत सारे अयस्क, तो वो हम आप लोगों को
टेबल के थ्रू नोट्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए कुछ ऐसे तो आपने जान लिया है, याद भी करना है, नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और याद भी कर लीजिएगा। अब जब बात करनी है धातु कर्म क्या है, सबसे पहले चीज इसके बारे में, फिर कैसे होता है, क्या होता है, सारी चीज। धातु कर्म, धातु के साथ में जो कर्म किए जाएंगे, धातु प्राप्त करने के लिए जो कर्म किए जाएंगे वो आपका धातु कर्म है। अयस्कों से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। बाई वर्ड मैंने आपको बताया धातु कर्म क्या होता है, तो आपने क्या समझना है कि भैया धातु के साथ जो कर्म किए जाएं या धातु प्राप्त करने के लिए जो कर्म किए जाएं वो धातु कर्म है। लेकिन एग्जैक्टली क्या है, एग्जैक्टली है अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। फिर से सुनेंगे, अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित चरण होते हैं, इन्हें हम लोगों को पढ़ना होता है। वही तो पूरा चैप्टर है, वही तो सब जानना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले देख लेते हैं पॉइंट वाइज। सबसे पहले लिखा हुआ है चूर्णीकरण या बोलते हैं संशोधन। आपने जो सुना है वो है ये पॉइंट, इसे कहते हैं अयस्क का पीसना, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है अयस्क का सांद्रण। अदर नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्साइड परिवर्तन। जो अयस्क आप सांद्रण कर लोगे उसी सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन करना है। जब ऑक्साइड बना लेते हैं मेटल का तो फिर हम लोग उसे धातु निकाल लेते हैं, हम चेक करते हैं। जब हमें धातु मिल जाती है तो उस धातु का हम लोग चेक करने के बाद में प्योरिफिकेशन करते हैं, प्योर धातु मिलता है, देन आफ्टर मार्केट में सप्लाई करते हैं। ओके ना, सो एग्जैक्टली दिस इज द प्रॉब्लम। तो भाई जितना इजी आपको लगा कि बस ये 5 ही स्टेप जो है इनको फॉलो कर लीजिए, मेटल मिल जाएगा, आराम से बेचिए। ऐसा नहीं, बहुत सारी चीजें इनके अंतर्गत आने वाली हैं, बहुत सारी मशीनरी यूज होती है, क्या कुछ यूज होता है, कैसे यूज होता है, सब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आज जैसे कुछ चीजों के बारे में हम डिस्कस कर ले रहे हैं, अयस्क का पीसना। तो सबसे पहली चीज तो आप ये समझेंगे कि अयस्क के पीसने में आपको यूज करना है बेटा ये कि होता क्या है कि सबसे पहले तो जो अयस्क के बड़े बड़े पत्थर आपको मिलते हैं, बड़े बड़े पत्थर आते हैं, पहाड़ से तोड़ करके पत्थर निकाल लाते हैं। तो अयस्क के जो बड़े बड़े पत्थर आते हैं ना, उनको हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करते हैं, क्रशर में डालते हैं, क्रशर बोलते हैं। तो क्रशर से उन बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में परिवर्तित किया जाता है। देन आफ्टर उसके बाद में क्या करते हैं, नाम लिख के दे रहा हूं मैं, स्टाम्प या फिर बॉल मिल मतलब चक्की। स्टाम्प मिल होता है या फिर बॉल मिल होता है, इसमें हम लोग छोटे टुकड़ों को डालते हैं और फिर उन्हें पीस दिया जाता है। तो वहां से हमें अयस्क का चूर्ण मिलता है। ओके, तो ये तो अयस्क चूर्णीकरण का प्रोसेस हुआ। अयस्क चूर्णीकरण में आपने क्या लिखना होगा, आप लिखेंगे कि इस प्रक्रिया में अयस्क के बड़े टुकड़ों को क्रशर में डालकर छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर लेते हैं, जिन्हें स्टाम्प मिल या बॉल मिल की सहायता से, स्टाम्प मिल या बॉल मिल की सहायता से अयस्क के चूर्ण अथवा पाउडर में परिवर्तित कर लिया जाता है। जो स्टाम्प मिल होती है या बॉल मिल होती है, ये आपकी घरों में यूज होने वाली मिक्सी या फिर चकिया जो आप जानते हैं ना उसके तरीके होता है, ठीक है ना। स्टाम्प मिल जो आपका है वो मिक्सी के तरीके रहता है, दूसरा आपको चकिया के तरीके बताया जा रहा है। जैसे 2 पार्ट होते हैं ना चकिया में, ऊपर से गेहूं डालते हैं उसको पीस देते हैं लाइक दैट। इसी तरीके से आपने बड़े बड़े टुकड़े डाले और उनको छोटे टुकड़ों में पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एग्जैक्टली दिस इज द प्रोसेस। ओके, तो स्टाम्प मिल और बॉल मिल की सहायता से अयस्क का चूर्ण प्राप्त कर लिया जाता है। जब आपको अयस्क का पाउडर मिल जाता है तो हमें जानने की जरूरत है अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण जो होता है ना बेटा, कई सारी चीजें में आपकी यूज होंगी, आपने पढ़ा क्लास 9 में, पेन विधि होती है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि होती है, चुंबकीय पृथक्करण विधि होती है ना, और लीचिंग प्रोसेस होता है। ये आपको 4 प्रोसेस पढ़ने हैं एग्जैक्टली। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, नेक्स्ट आपका पेन प्लवन विधि, और नेक्स्ट आपका पेन प्लवन के बाद में चुंबकीय पृथक्करण विधि, और लास्ट जो आपका रहेगा वो लीचिंग है, या लीचिंग को हम लोग रासायनिक पृथक्करण विधि, ठीक है। 4 हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, पेन प्लवन विधि और चुंबकीय पृथक्करण विधि और लीचिंग मेथड। इनके बारे में हमें जानना है, इनका डिस्कशन करना है, लेकिन आज नहीं, ये डिस्कशन होगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप चाहे तो रिवाइज भी कर सकते हैं, अपनी तरफ से पढ़ भी सकते हैं, मुझसे आप एक बार पढ़ लीजिए तो मुझे ज़्यादा आपको समझ में आएगा जब मैं आपको बताऊँ, ठीक है ना। ओके, अभी के लिए थैंक यू।
Good morning, student. In this video lecture, we will continue our chapter, The Homecoming, and about the writer means Rabindranath Tagore. I have given a little introduction related with the writer. So today we will continue our the story. As you know, the story is related with a young boy who is 14 years old, and the story expresses the psychological factors of a teenager, how they enjoy their life when they are under the protection, under the shelter of parental love, and how they felt alone when how they feel alone when the shelter, the cool shade of parental love is removed from his head. So Fateh Chakravarti is a ringleader, is a chief of his group of his playmates, and at the bank of the river they were going to enjoy a new mischief created by Fateh Chakravarti, but that plan was interrupted by his younger brother Makhan Chakravarti. So to maintain dignity of his chief post, he ordered Makhan and the log, they would be rolled together, and finally the playmates of the playmate and Fateh did this act, and they enjoyed the act. But when Makhan was rolled down and he knocked down at the earth, he rose up and he hit and kicked Fateh Chakravarti. And finally, Makhan went to home to complain against Fateh Chakravarti. Okay, we will continue the chapter. Fateh wiped his face. Fateh ने अपना फेस वाइप किया, पोंछा, क्योंकि उसको माखन ने हिट किया था, पीटा था. एंड सेट डाउन ऑन द एज ऑफ संकन बैरेज. बैरेज यू नो, अ स्मॉल बोट, एक छोटी नाव. संकन माने डूबी हुई. ठीक, तो नदी के किनारे एक नाव लगी हुई थी जो थोड़ा पानी में डूबी हुई थी. उसी नाव पर, उसके एज माने कगार पर, किनारे पर फटीक बैठ गया एंड बिगेन टू च्यू अ पीस ऑफ ग्रास. और अपने टेंशन को, चूँकि वो बहुत अपसेट था मेंटली, तो अपने टेंशन को रिमूव करने के लिए घास को चबाता जा रहा था. च्यू करना, उन्हें चबाना. अब बोट केम अप टू द लैंडिंग. तभी उस नदी में एक नाव जो है वो लैंडिंग होने के लिए, यानी अपने यात्रियों को उतारने के लिए तट तक आई. ही saw the boy sitting there doing nothing. And a middle-aged man, एक मेच्योर, मिडिल, अर्धेड़ उम्र का, यानी मेच्योर पर्सन, विद ग्रे हेयर एंड डार्क मॉइस्चर, जिसके ग्रे हेयर, वाइट हेयर थे और घनी सी मूछें भी. स्टेप्ड ऑन द शोर. उसने अपना कदम तट पर रखा, यानी उतरा. ही saw the boy sitting there doing nothing. उसने देखा किसको, फटेह चक्रवर्ती को, कि वो बोट पर बैठा था और कुछ नहीं कर रहा था. Asked him, उसने फटीक से पूछा, वेयर द चक्रवर्तीज लिव्ड. मीन्स टू से ही वांटेड टू नो एड्रेस ऑफ चक्रवर्तीज फैमिली. फटीक वेंट ऑन चूइंग द ग्रास. लेकिन फटीक ने उसको कोई रिप्लाई नहीं दिया. ही वॉज अनकंसर्न, और जो अपना टेंशन शो करने के लिए घास को चबाता जा रहा था, वो उसको चबाता रहा. एंड सेड ओवर देयर. और अपने उसी मूड में उसने अपनी फिंगर से पॉइंट किया, ओवर देयर, वहाँ. बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड. लेकिन उसने किस तरफ संकेत किया था, किस तरफ पॉइंट किया था, ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं था, नहीं बताया जा सकता कि उसने कहाँ पॉइंट किया था. द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन. इसलिए, क्योंकि स्ट्रेंजर को रिप्लाई मिला ही नहीं क्लियर, इसलिए उसने फिर से वो क्वेश्चन फटीक से रिपीट किया. ही swung his legs to and fro on the side of the barge. उसी नाव पर बैठे बैठे, जो नाव पर जिस तरफ वो बैठा था, अपने दोनों पैरों को झुला रहा था, हिला रहा था. वहीं बैठे बैठे उसने रिप्लाई दिया, गो एंड फाइंड आउट. मतलब उसने स्पष्ट मना कर दिया, जाओ और जाके ढूंढ लो. एंड कंटिन्यू टू च्यू द ग्रास एज बिफोर. और पहले की तरह उस घास के तिनके को और चबाता रहा. बट नाउ अ सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस. लेकिन तब एक नौकर घर से आया. ये नौकर फटीक की मदर ने फटीक को बुलाने के लिए भेजा था. एंड टोल्ड फटीक हिज मदर वांटेड हिम. उसने फटीक को बताया कि उसकी माँ उसको बुला रही है. फटीक रिफ्यूज टू मूव. लेकिन फटीक ने हिलने से, यानी जाने से इनकार कर दिया. बट द सर्वेंट वॉज द मास्टर ऑन दिस ओकेजन. लेकिन चूंकि वो घर का नौकर जरूर था, लेकिन घर की
मालकिन यानी उसकी मदर के ऑर्डर पर वहाँ पर आया था। तो इस ओकेजन, इस अवसर पर वो पूरी अथॉरिटी रखता था फटीक को ले जाने की। ही टुक फटीक अप रफली, उसने बड़े बेढंगे ढंग से फटीक को उठाया, खींचा, एंड कैरीड हिम, और उसको ले गया किकिंग, घसीट लाते मारते हुए, एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पॉर्टेंट रेज, और बेचारा फटीक स्ट्रगल, संघर्ष करता हुआ इम्पॉर्टेंट रेज, रेज माने क्रोध, इम्पॉर्टेंट माने लाचारी भरी, है ना, मतलब हेल्पलेसनेस। वो हेल्पलेस था क्योंकि उसको उस सर्वेंट के संग उसकी मदर ने कॉल किया था, इसलिए उसे जाना ही था। When फटीक केम इनटू द हाउस, जब फटीक उस सर्वेंट के साथ घर पे पहुंचता है, एंट्री करता है, हिज मदर सा ही, उसकी माँ ने उस पर नज़र डाली यानी देखा। शी कॉल्ड आउट एंग्रीली, जैसे ही देखा गुस्से से चिल्लाने लगी। सो यू हैव बीन ईटिंग माखन अगेन, अच्छा तो तुमने माखन को दोबारा पीटा है। फटीक आंसर्ड इंडिग्नेंटली, इंडिग्नेंटली माने क्रोध से, तमतमा के, है ना। फटीक ने विद एंगर, पूरे क्रोध से उत्तर दिया, नो, नहीं, आई हैवंट, मैंने नहीं पीटा। हु टोल्ड यू दैट, तुमको किसने बताया कि मैंने माखन को पीटा है। हिज मदर शाउटेड, डोंट टेल लाइज, यू हैव, झूठ मत बोलो, तुमने ही पीटा है। फटीक सेड सडनली, अचानक फटीक ने कहा, आई टेल यू, मैंने बता दिया, आई हैवंट, कि मैंने नहीं पीटा, मैंने नहीं किया। यू आस्क माखन, चाहो तो माखन से पूछ लो। बट माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, पर माखन ने सोचा अपने प्रीवियस स्टेटमेंट, मैंने पहले जो कह दिया है, प्रीवियस मैंने बिफोर, स्टेटमेंट बाद कथन, तो पहले जो कह दिया, यानी उसने ये शिकायत की थी कि फटीक ने मुझे मारा है, तो उसने सोचा कि अच्छा होगा कि जो मैं पहले वाले कथन पर अपना स्टिक रहूँ, मतलब स्थायी बना रहूँ। ही सेड यस मदर, फटीक डिड हिट मी, हाँ माँ, फटीक ने मुझे पीटा है, हिट किया है। फटीक्स पेशेंस वॉज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, फटीक का धैर्य अब पूरी तरह से थक चुका था, एग्जॉस्टेड, टायर्ड, धैर्य थक चुका था, मतलब पहले तो वो पिट गया था माखन से बेचारा, उसके बाद उसको सर्वेंट के द्वारा रूडली रफली वहाँ तक लाया गया और उसकी सच बात सुनने को कोई तैयार नहीं था, तो इसलिए उसका धैर्य टूट गया। ही कुड नॉट हियर दिस इनजस्टिस, वो इस अन्याय को नहीं सह सका। ही रेस्ट एट माखन, वो माखन की ओर तेजी से भागा, एंड हैमर्ड हिम विद ब्लो, और अपने मुक्के से, है ना, गुस्से से, गुस्से से उसको हैमर्ड मैंने ठोकना होता है, या पीटने से है, हैमर्ड, उसको मुक्के ही मुक्के पीटा। टेक दैट, राइट, और वो गुस्से से चिल्लाता रहा, ये लो, एंड दैट फॉर टेलिंग लाइज, झूठ बोलने के लिए लो, और पिटो और मुक्के खाओ। हिज मदर टुक माखन साइड इन ए मोमेंट, लेकिन माँ ने माखन का साइड लिया, चूँकि फटीक की इमेज जो घर में थी वो बहुत शरारती बच्चे की थी, जो बिल्कुल पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देता था, केयरलेस था, इसलिए माखन की चाल कामयाब हो गई और फटीक को जो है वो ब्लेम लगाया गया। ही पुल्ड फटीक अवे, चूँकि वो पिटाई कर रहा था माखन की, तो माँ ने फटीक को माखन से अलग खींचा, बीटिंग हिम विद हर हैंड, और अपने हाथों से पीटते हुए उसको अलग किया। फटीक पुश्ड हर असाइड, फटीक ने भी गुस्से में अपनी माँ को एक तरफ कर दिया, मैंने हाथ से धक्का दे दिया। शी शाउटेड आउट, तो माँ गुस्से से और चिल्लाने लगी, व्हाट यू लिटिल विलेन, वुड यू हिट योर ओन मदर, ए छोटे दुष्ट खलनायक, तुमने अपनी ही माँ को हाथ लगाया, पीटा। इट वॉज जस्ट एट दिस क्रिटिकल जंक्चर, क्रिटिकल मतलब निर्णायक, और जंक्चर माने मोड़, है ना, ये जो क्लाइमेक्स था, है ना, ये क्लाइमेक्स था जो निर्णायक घड़ी थी, उसी समय दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड, वो ग्रे हेयर वाइट बालों वाला, वाइट हेयर वाला जो मैच्योर पर्सन था, उसने एंट्री की, राइट वाले पहुंचा। ही आस्क्ड व्हाट द मैटर वाज, उसने पूछा भाई मामला क्या है। फटीक लुक्ड शीपिश एंड अशेम्ड, फटीक थोड़ा सा शीपिश माने झेप गया, एंड अशेम्ड माने लज्जित हो गया। व्हाट वाज द रीजन, बिकॉज he did not reply that stranger when he asked him where चक्रवर्ती lived, ना, उसको प्रॉपर आंसर नहीं दिया था, तो उसने बचाना, अरे ये तो वही आदमी है जिसने मुझसे वहाँ पर क्वेश्चन किया था और मैंने उससे कहा था जाओ और ढूंढ लो, ठीक है। बट when his mother stepped back, लेकिन जैसे ही फटीक की मदर ने पीछे मुड़ा, स्टेप बैक, पीछे की तरफ देखा, he looked at the stranger, उसने उस अपरिचित व्यक्ति को देखा, and her anger was changed into surprise, और अब उसका आश्चर्य में बदल चुका था। For she recognized her brother, क्योंकि अब वो अपने भाई को पहचान गई थी, and cried, why दादा, where have you come from,
दादा तुम कहाँ से आ गए, है ना। ऐसा क्वेश्चन सरप्राइजिंगली उसने क्यों किया। एज शी सेड दिस वर्ड शी आफ्टर शी हैड मैरिड एंड शी बोक्ड टू द ग्राउंड एंड टच्ड हिज फीट। ये पूछते पूछते कि अरे आप कहाँ से आ जाएगा, आश्चर्य शो करते हुए वो ज़मीन की तरफ झुकी और उसने अपने बड़े भाई के पैर छुए। हर ब्रदर हैड गॉन अवे सून आफ्टर शी हैड मैरिड। जैसे ही उसकी शादी हुई थी उसके थोड़े ही तुरंत बाद जो है उसके बड़े भाई यानी ये जो आए थे स्ट्रेंजर, ये कोलकाता से मुंबई शिफ्ट हो गए थे, है ना। while he was and he had started business in Bombay। उन्होंने बिजनेस अपना मुंबई में बिजनेस स्टार्ट किया था। his sister had lost her husband while he was in Bombay। और जब वो मुंबई में थे, बॉम्बे में थे, तो अपने उनके उसके पति के फादर यानी उनकी मृत्यु हो गई थी, मतलब फटीक के फादर की डेथ हो गई थी। विशंभर हैड नाउ कम बैक टू कलकत्ता। विशंभर जो कि अभी तुरंत ही हाल में ही वापस कोलकाता लौटे थे मुंबई से। उनको पता चला अपनी बहन के बारे में एंड हैड एडवांस मेड इंक्वायरीज अबाउट हिज सिस्टर। उन्होंने तुरंत अपनी बहन की इंक्वायरीज यानी पूछताछ की कि वो कहाँ है, उसके क्या हालचाल है। ही हैड देन हैसन टू सी। और जैसे ही उसके बारे में पता चला तो हैसन बड़ी शीघ्रता से उन्होंने अपनी बहन एज सुन एज ही फाउंड वेयर शी वॉज, जैसे ही उन्होंने ये ढूंढ लिया कि उनकी सिस्टर कहाँ रह रही थी, तुरंत ही बड़ी तेज़ी से वो अपनी सिस्टर से मिलने के लिए चल पड़े और अभी वो अपने सिस्टर के घर में पहुंचते हैं। द नेक्स्ट फ्यू डेज वर फुल ऑफ रिजॉइसिंग। रिजॉइसिंग माने हैप्पीनेस, आनंद, है ना। अगले कुछ दिन बड़े ही आनंद से भरे हुए थे। द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ टू बॉयज़। उस स्ट्रेंजर ने जो कि फटीक के मामा थे उनकी माँ से यानी अपनी बहन से उन दोनों बच्चों के यानी फटीक और माखन के बारे में हालचाल पूछा कि उनकी एजुकेशन कैसी चल रही है। ही वॉज टोल्ड बाई हिज सिस्टर। को विशंभर को अपनी बहन के द्वारा ये बताया गया दैट फटीक वॉज ए परपेचुअल न्यूसेंस। परपेचुअल मीन्स कॉन्टीन्यूस एंड न्यूसेंस मीन्स अ काज ऑफ पेन। माँ ने बताया कि फटीक ऐसी हरकतें करता रहता है कि वो लगातार उसकी परेशानी का कारण है। ही वॉज लेजी, डिसओबीडियंट एंड वाइल्ड। वो लेजी था, मतलब आलसी था, अवज्ञाकारी था, मतलब अपनी माँ को ओबे नहीं करता था और जंगली हो गया था, मतलब यहाँ वहाँ घूमता रहता था गांव में। बट माखन वॉज एज गुड एज गोल्ड। पर माखन खरा सोना था, इतना अच्छा जैसे सोना। एंड क्वाइट एज ए लैम्प, इतना सीधा जैसे कि मेमना। एंड वेरी फंड ऑफ रीडिंग, और पढ़ने का बहुत शौकीन। ये जो दो भाइयों का कंपैरिजन था वो मदर की नज़र का था। माखन भी शरारती था, लेकिन एट द between the comparison of two brother Fatik and Makhan, according to mother, Makhan was better than Fatik. Vishambhar kindly offered to take Fatik off his sister's hand. विशंभर ने एक अपना प्रस्ताव रखा अपनी बहन के सामने कि वो फटीक को अपने साथ ले जाना चाहते हैं एंड एजुकेट हिम विद हिज ओन चिल्ड्रन इन कलकत्ता। और कलकत्ता में अपने बच्चों के साथ उसकी शिक्षा देना चाहते हैं। द विडोड मदर रीडली एग्री। वो विधवा माँ बहुत आसानी से सहमत हो गई। व्हेन हिज अंकल आस्क्ड फटीक इफ ही वुड लाइक टू गो टू कलकत्ता विद हिम, देन जब अंकल यानी मामा ने फटीक से पूछा कि क्या वो उनके साथ कोलकाता जाना चाहता है, हिज जॉय न्यू नो बाउंड। जॉय न्यू नो बाउंड, आनंद की कोई सीमा नहीं रही, क्योंकि फटीक भी घर के माहौल से अपनी मदर के बिहेवियर से उठ गया था और उसको शहर जाने का शौक था। तो इसलिए उसने अपने मामा का ये प्रस्ताव तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। एंड ही सेड ओ यस अंकल, अरे हाँ मामा, इन अ वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर दैट ही मीट हिम। इस तरह से उसके रिप्लाई से ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि फटीक जो हाँ कर रहा है वो हाँ उसको बहुत स्पष्ट है कि उसको मामा के संग पढ़ाई के लिए कोलकाता जाना है। इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट रिड ऑफ फटीक। माँ को इस बात से विशाल इमेंस बहुत बड़ी राहत मिली कि वो गेट रिड ऑफ मैंने छुटकारा पाना, वो फटीक से छुटकारा पाने वाली थी। शी हैड अ प्रेजुडिस अगेंस्ट द बॉय, है ना। उस लड़के के प्रति उसको अपने बच्चे को समझने के
जगह पर उसने अपने मस्तिष्क में फटीक के लिए भ्रांतियाँ बना ली थी। एंड नो लव वॉज लॉस्ट बिटवीन टू ब्रदर्स, और कोई भी स्नेह दोनों भाइयों के बीच नहीं खोया था। शी वॉज इन डेली फियर दैट he bound either drown माखन someday in the river or break his head in the fight। माँ को डर था कि वो किसी दिन माखन को नदी में डुबो देगा या फाइट में, झगड़े में उसका सर फोड़ देगा, और रन हिम इनटू सम डेंजर और अदर, या उसको एक या दूसरे खतरे में डाल देगा। At the same time, she was somewhat distressed to see Fatik's extreme eagerness to get away। और वो थोड़ा साथ ही साथ वो थोड़ा सा परेशान भी थी इस फटीक की जो चरम उत्सुकता थी, एक्सट्रीम ईगरनेस थी टू गेट अवे, भाग जाने की। तो इस डर से भी उसने अपने भाई से इस बात की हामी भर ली कि वो फटीक को अपने साथ कोलकाता ले जाकर उसकी एजुकेशन दिलाएंगे। फटीक एज सुन एज ऑल वाज सेटल्ड, जब ये बात सेटल हो गई, तय हो गई कि उसको जाना है, केप्ट आस्किंग हिज अंकल एवरी मिनट व्हेन दे वर टू स्टार्ट। हर मिनट वो अपने मामा से पूछा करता था कि वो कोलकाता कब चलेंगे। ही वॉज ऑन द पिंस एंड नीडल्स ऑल डे लॉन्ग विद एक्साइटमेंट। पिंस एंड नीडल्स इज अ फ्रेज विच मीन्स एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड, व्यग्र और उत्साहित, ठीक है। तो पूरे दिन भर बहुत एक्साइटमेंट में रहता था कि उसे कोलकाता जाना है, और उस एक्साइटमेंट में वो अपने मामा से बार बार पूछता था। ले अवेक मोस्ट ऑफ द नाइट, और रात में देर देर रात तक जागता रहता था इस ख्वाब में कि वो वहाँ जाएगा तो शहर में कैसे रहेगा। ही बीक्वेथ टू माखन, बीक्वेथ मैंने वसीयत देना, चूँकि वो जा रहा था तो अब माखन के प्रति उसका स्नेह जो है वो बहुत था, और उसने अपनी वसीयत जो है माखन के नाम लिख दी थी। उसकी इन ए परपेचुटी मतलब फॉर एवर, सदा के लिए। क्या क्या वसीयत में था? फटीक के पास वसीयत में जो चीज़ें थी वो माखन को उसने दे दी थी। उसकी वसीयत में था हिज फिशिंग रॉड, हिज बिग काइट, हिज मार्बल्स ना, उसके मछली पकड़ने वाला कांटा, उसकी बड़ी पतंग और कंचे। इंडीड एट दिस टाइम ऑफ डिपार्चर, और जब प्रस्थान का जाने का समय आया, हिज जनरसिटी टुवर्ड्स माखन वॉज अनबाउंडेड। माखन के लिए उसका जो भाई वाला प्रेम था, वो उदारता थी, जनरसिटी थी, वो असीमित थी, अनबाउंडेड थी। व्हेन दे रीच्ड कोलकाता, फटीक मेड एक्वेंटेंस ऑफ हिज आंट। जब फटीक और उसके मामा अपने घर वापस कोलकाता पहुँचे तो पहली बार एक्वेंटेंस माने इंट्रोडक्शन, परिचय, उसके मामा ने मामी से फर्स्ट टाइम उसका परिचय कराया। शी वॉज बाई नो मीन्स प्लीज्ड विद हिज अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली। अपने परिवार में अतिरिक्त बोझ समझने की वजह से वह फटीक के एंट्री पे खुश नहीं थी। शी फाउंड हर ओन 3 boys क्वाइट इनफ टू मैनेज विदाउट टेकिंग एनीवन एल्स। उसके अपने 3 बेटे थे और उनको मैनेज करना उसके लिए पर्याप्त था, बिना किसी एक और कोच को शामिल किए। एंड टू ब्रिंग अ विलेज लैड ऑफ 14 इनटू देयर मिडिस्ट वाज टेरिबली अपसेटिंग। और ख़ास तौर पे 14 साल का गांव का एक लड़का वो अपने मध्य पाकर, अपने मिडिस्ट में पाकर वो टेरिबली अपसेट, भयानक रूप से बहुत ज़्यादा अपसेट थी, डिस्टर्ब थी। विशंबा शुड रियली हैव थॉट ट्वाइस बिफोर कमिटिंग सच एन इनडिस्क्रिशन। इनडिस्क्रिशन मीन्स अविवेकपूर्ण व्यवहार। मतलब ये सच था कि फटीक को घर लाने से पहले एक बार उन्हें अपनी पत्नी से राय लेनी चाहिए थी कि क्या वो इस बात से, इस डिसीजन से सहमत हैं कि नहीं। तो इसलिए जो फटीक का वेलकम था कोलकाता में वो अनप्लीजेंट था। उसकी मामी ने उसे ग्रैंड रिसेप्शन तो दूर है, एक अच्छे प्यार भरी नज़र से देखा भी नहीं, और वो दैट्स वाई इट शोज दैट फटीक वॉज अनवेलकम्ड गेस्ट इन हिज अंकल्स हाउस, इन हिज मैटरनल अंकल हाउस। अपने मामा के घर में वो अनवांटेड गेस्ट था, अनचाहा मेहमान था। Okay student, that is enough for today, and in our next video lecture we will continue our chapter. Till then, have a nice day.